Hello, future officers. Welcome to this high energy Insight Notes Explainer session. यार देखो प्रीलिम्स पास आ रहे हैं राइट। तो आज हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स। लिटरली वो फैक्ट्स जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर होते हैं। तो चलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी मास्टर क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फटाफट से रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप सीजन्स और क्लासिफिकेशन के साथ, फिर मूव करेंगे मेजर क्रॉप्स और उनके प्रोड्यूसर्स पर। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स, देन सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लोकल और इंटरनेशनल नाम, और लास्ट में इंडिया के क्रूशियल ग्रासलैंड्स रैप अप करेंगे। सिंपल, सॉर्टेड, लेट्स गो। Section 1. Crop seasons or classification यानी खरीफ, रबी और जायद सीजन्स। देखो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एकदम फाउंडेशन है सीजन्स को समझना। स्क्रीन पर जो लेआउट है उसको अपने दिमाग में एक विजुअल मैप की तरह सेट कर लो, क्योंकि खरीफ, राबी और जैद का कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलो थोड़ा एक्टिव रिकॉल यूज करते हैं। एक साइड पे है अपने खरीफ क्रॉप्स यानी सीधे सीधे मॉनसून क्रॉप्स। इनका टाइम है जून से सितंबर। सोचो मॉनसून में कैसा मौसम होता है, हॉट, ह्यूमिड और हैवी रेनफॉल, राइट? यही इनकी रिक्वायरमेंट है। राइस, जूट, कॉटन इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट करो रबी क्रॉप्स के साथ। रबी मतलब विंटर सीजन, अक्टूबर से मार्च। ये मॉनसून के बाद सो होते हैं, तो ऑब्वियसली इन्हें ड्राई और कोल्ड वेदर चाहिए होता है। व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, इनको दिमाग में इस एक्सट्रीम ऑपोजिट कंडीशन के साथ फिट कर लो। अब पिक्चर में आते हैं जैद क्रॉप्स। ये ना बेसिकली क्विक समर फिलर्स हैं। अप्रैल से जून के बीच जो छोटा सा टाइम मिलता है ना राबी और खरीफ के बीच में, ये वहाँ फिट होते हैं। इन्हें बिल्कुल वार्म और ड्राई वेदर चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इनकी इरिगेशन पर हैवी डिपेंडेंसी होती है। वाटरमेलन हो गया, गॉड्स, पम्पकिन और बाकी समर वेजिटेबल्स। गर्मियों में जो पानी वाले फ्रूट्स मस्त इंजॉय करते हो ना, बस वही सब जैड क्रॉप्स हैं। अच्छा, राइस या पैडी पे ना प्रीलिम्स का एक स्पेशल फोकस रहता है। पहली बात, ये रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स और डेल्टाज में डोमिनेट करता है। वर्ल्ड में टॉप पे चाइना है, और इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल इज द मेजर प्रोड्यूसर। लेकिन यहाँ एक क्लासिक ट्रैप है जहाँ मार्क्स कटते हैं। इनकी वैरायटीज ऑस, अमन और बोरो। आई रिपीट, ऑस, अमन, बोरो। ये तीन नाम दिखते ही आपके दिमाग में इंस्टेंटली राइस फ्लैश होना चाहिए। डन? Alright, moving on to section 2, major crops or producers. एकदम essential details देखेंगे प्रीलिम्स के लिए। फोकस शार्प रखना। यहाँ हम डीप डाइव करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स में, लाइक मिलेट्स, रागी, शुगरकेन और टी। हर एक क्रॉप की एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी होती है, उनकी क्लाइमेट और रेनफॉल नीड्स के हिसाब से। लेट्स कंपेयर मिलेट्स जैसे बाजरा और ज्वार विथ रागी। मिलेट्स को ना बहुत ही लो रेनफॉल चाहिए, हार्डली 40 to 50 सेंटीमीटर्स। यहाँ ट्रिक ये है कि इस लो रेनफॉल को डायरेक्टली कनेक्ट करो इनकी एक्सट्रीम ड्रॉट रेजिस्टेंस के साथ, और इनकी साइकिल बस 3 महीने की होती है। ऑन द फ्लिप साइड, रागी को मॉडरेट रेनफॉल लगती है, अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर्स। इसे कूल टेम्परेचर और शेड ट्रीज भी चाहिए। दोनों ड्रॉट टॉलरेंट हैं फॉर श्योर, पर उनकी एनवायरमेंटल नीड्स में ये सटल डिफरेंस एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, सो बी केयरफुल। अब दो मेजर कैश क्रॉप्स देखते हैं, शुगरकेन और टी। शुगरकेन लिटरली एक पानी पीने वाली मशीन है। इसे हेवी रेनफॉल चाहिए, लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर्स। साथ में 24 से 35 डिग्रीज का वार्म टेम्परेचर और 120 से 150 डेज की लॉन्ग हार्वेस्टिंग साइकिल। अब इसको टी से कंट्रास्ट करते हैं। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसे कूल टेम्परेचर चाहिए, लाइक 10 to 30 डिग्रीज और मॉडरेट बारिश। एक क्विक ट्रिविया नोट कर लो, टी में नेचुरली कैफीन और टैनिन पाया जाता है, और असम इंडिया का एब्सोल्यूट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेज और कॉटन को भी बिल्कुल साइड बाय साइड मैप करना जरूरी है। मेज को चाहिए कूल और ड्राई कंडीशंस, टेम्परेचर अराउंड 12 to 15 डिग्रीज, हार्वेस्ट होती है अप्रैल मई में। दूसरी तरफ कॉटन को वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, 21 से 30 डिग्रीज का टेम्परेचर और 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। वेट, एक बहुत ही प्राइम फैक्ट है जो बार बार एमसीक्यूज में पॉपअप होता है, नरमा। नरमा एक्चुअली एक स्पेसिफिक लॉन्ग स्टेपल वैरायटी है कॉटन की। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके रिवीजन नोट्स में हाईलाइट होना ही चाहिए। Next up, Section 3, Types of Farming Methods, Understanding Agricultural Techniques. देखो, फार्मिंग मेथोडोलॉजीज को समझना ना एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जैसा है। इस फ्लो को विजुअली ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लो अपने माइंड में, ताकि एग्जाम हॉल में प्रेशर के टाइम फैक्ट्स नेचुरली मैप हो जाए। एक सिंपल सी बाउंड्री लाइन एस्टैब्लिश करते हैं।
75 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। अगर रेनफॉल 75 cm से कम है तो डायरेक्टली गेस कर लो कि ये ड्राई लैंड फार्मिंग है। कौन से क्रॉप्स आएंगे? रागी, ग्राम, बाजरा। और अगर रेनफॉल लिमिट से ज्यादा है, एक्सेस में है, तो वो वेटलैंड फार्मिंग बन जाती है विथ क्रॉप्स लाइक राइस, जूट और शुगरकेन। ये 75 सेंटीमीटर का कट ऑफ दिमाग में सेट रखना बहुत सारे ऑप्शंस तुरंत एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। अब ये सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सिंपल टर्म्स में, जब एक किसान अपनी क्रॉप मार्केट में प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि मेनली अपनी ही फैमिली की कंजम्पशन और सर्वाइवल के लिए उगाता है। इट्स टोटली फॉर सेल्फ सस्टेनेंस। इसको वर्बली कंट्रास्ट करके देखो कमर्शियल फार्मिंग से, जो स्ट्रिक्टली मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके मैक्सिमम मार्केट प्रॉफिट के लिए की जाती है। यहाँ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग में लोग हमेशा उलझ जाते हैं। एक ट्रिक देती हूँ, मैक्स इनपुट वर्सेस मिन इनपुट। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब हाई यील्ड फोकस, जहाँ एक बहुत छोटी सी लैंड एरिया पर लिटरली मैक्स इनपुट लगाया जाता है, सब कुछ झोंक देते हैं। और एक्सटेंसिव, वहाँ जमीन बहुत बड़ी होती है, लार्ज स्केल, तो पर यूनिट एरिया में मिन इनपुट लगता है। स्मॉल लैंड विथ मैक्स एफर्ट इज इंटेंसिव, ह्यूज लैंड विथ मिनिमल एफर्ट पर यूनिट इज एक्सटेंसिव। अब आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑलराइट, सेक्शन 4, शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम, बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, इस स्क्रीन का ना एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जाम सेटर्स का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से मैचिंग क्वेश्चंस गारंटीड आते हैं, गारंटीड मार्क्स हैं ये। शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसकी बेसिक इकोलॉजी समझते हैं ताकि रटना ना पड़े। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले जमीन की वेजिटेशन को क्लियर करके जलाया जाता है। वो राख मिट्टी को फ्री न्यूट्रिएंट्स देती है। फिर वहाँ कुछ साल खेती की जाती है और लास्ट में जब मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी ड्रॉप हो जाती है तो लैंड को फैलो छोड़ देते हैं, बेसिकली खाली छोड़ देते हैं, ताकि नेचर अपना टाइम लेकर सॉइल फर्टिलिटी को खुद वापस ला सके। एक बार ये लॉजिक समझ आ गया तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। अब जरा इन लोकल इंडियन नेम्स पर फोकस करते हैं, इनको सिस्टमैटिकली मैप करते हैं। मेरे साथ रिपीट करना ताकि रिकॉल फास्ट हो। नॉर्थ ईस्ट में इसे कहते हैं झूम, केरला में पोनम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बेल्ट में इसे पोडू बुलाते हैं, और मध्य प्रदेश, भाई वहां तो कई सारे नाम हैं, बीवर, माशान, पेंडा और बेरा। ये यूनिक नेम्स है ना, जैसे पोडू और पोनम, इन्हें 1-2 बार और लाउड बोल लीजिए। और एग्जैक्टली सेम स्लैश एंड बर्न कॉन्सेप्ट ग्लोबली अलग अलग कल्चर्स में फॉलो होता है, बट विथ टोटली डिफरेंट नेम्स। चलो इन्हें क्विकली मैप करें। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में इट्स लदांग, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका चलोगे तो वहाँ इसको मिल्पा कहते हैं, वियतनाम में आओ तो रे, और फाइनली हमारे पड़ोस में श्रीलंका में इसे चैना बुलाते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, बस नाम बदल गए हैं। पूरा टेबल बहुत क्रूशियल है। फाइनल स्ट्रेच पे आ गए हम। सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स इन इंडिया। क्विक फैक्चुअल रिवीजन करेंगे। ग्रासलैंड्स और स्टेट्स को उनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। एनर्जी हाई रखना। कश्मीर में है मर्ग, जैसे गुलमर्ग का नाम सुना होगा आपने। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में खज्जर है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अब जरा नॉर्थ ईस्ट का पैटर्न देखो। मणिपुर और नागालैंड में आपको मिलेंगे उकरुल और सरामती, और वहीं एक बहुत आइकॉनिक वैली है जुकू, जो मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर ही है। ये सारे क्लियरली एक हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इस मेंटल मैप को ध्यान में रखना। एंड दैट्स अ रैप। बहुत ही बढ़िया फोकस था आप सबका। आज हमने इंडियन एग्रीकल्चर के सारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करके प्रॉपर्ली समझ लिया है। इसकी फुल हैंड रिटन PDF नोट्स के लिए हमारे चैनल के बायो या प्रोफाइल में लिंक चेकआउट कर लेना। वहां जाइए और अपने अल्टीमेट रिवीजन के लिए इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। और हाँ, जाने से पहले एक थॉट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस बन रहा है, क्या आपको लगता है हमारी ये एंशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे ड्राईलैंड फार्मिंग फ्यूचर फूड सिक्योरिटी का अल्टीमेट सोल्यूशन बन सकती है? सोचिएगा जरूर। कीप लर्निंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।